हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 खत्म कर दी थी, अब उससे अगली एक और एक्सरसाइज है 5.4 जो कि ऐच्छिक है। इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक एपी जिसमें कि क्या है 121, 117, 113 ऐसे करके है और लिखा है कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। मतलब आपको ये बताना है कि इस एपी का कौन सा पद है जो पहला वाला ऋणात्मक होगा। जैसे एपी घट रही है 121, 117, 113, 113 के बाद 4 और घटाओगे तो कितना हो जाएगा 109, फिर 105 ऐसे करते करते कह रहा कि कौन सा पहला पद जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है सर, तो हम मानेंगे कि इस एपी का यनवा पद ऋणात्मक होगा। हम क्या मानेंगे कि माना इस एपी का एनवा पद क्या होगा, प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ठीक, तो इसका मतलब एनवा पद जो है वो ऋणात्मक का मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक, ऋणात्मक का मतलब होता है, इनइक्वालिटी लगाते हैं कि एनवा पद हमारा लेस देन क्या होगा 0। 0 का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक। ठीक, अब एनवा पद होता है क्या है, एनवा पद होता है, फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा लेस देन 0। ठीक है सर, अब a की वैल्यू कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, हमको a की वैल्यू दे रखी है 121। ठीक है सर, d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी की वैल्यू की निकालते हैं, a2 माइनस 7 कर दोगे 117 माइनस 121, यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। ठीक, और उसके बाद में a की वैल्यू कितनी आ गई 121, तो a की वैल्यू आ गई 121 और d की वैल्यू आ गई -4। ठीक है सर, अब आओ इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब a की वैल्यू हो जाएगी 121 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के यहाँ पर क्या चिपका देंगे -4, और ये हो जाएगा लेस देन 0। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में करेंगे क्या, 121 प्लस, ठीक, -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -4 इंटू एन, फिर इस माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा 1 इंटू 4, और ये हो गया लेस देन 0। तो इसका मतलब हो गया 121, ठीक, माइनस में हो जाएगा 4n, प्लस में हो गया 4, और लेस देन क्या हो गया 0। ठीक है सर, अब ये हो जाएगा 121 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 125, तो ये हो गया 125 माइनस 4n लेस देन 0। तो इसका, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझते हैं, यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करने का 2 तरीका होता है, शायद आपको पता हो या ना पता हो, बट चलो ट्राई करते हैं, आपको समझाता हूं मैं। ठीक, एक तरीका तो है कि -4n को राइट साइड में ले जाओ, ये +4n बन जाएगा और ग्रेटर का मुंह इधर खुल जाएगा। इसके अलावा करते क्या है, देखो इधर प्लस 180 है, इनइक्वालिटी के उस पार जाएगा तो हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस 125 है, इनइक्वालिटी के उस पार जाएगा तो -125 हो जाएगा। ठीक है, इधर प्लस 125 था, उधर गया तो क्या हो गया -125। अब होगा क्या, अब हमें जो n है इधर n को बनाना है प्लस, तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, -1 से गुणा। ठीक, अब -1 से जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, -1 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा +4n हो जाएगा। और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हैं, जब दोनों तरफ -1 से गुणा करते थे इनइक्वालिटी का साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और ये भी हो जाएगा +125। ठीक, -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू -125 प्लस 125 हो गया, -4n इंटू -1 प्लस 4n हो गया। ठीक है सर, अच्छा अब यहाँ से n निकाल लेते हैं, तो n बराबर हो जाएगा 125 बटे कितना हो गया 4। ठीक है सर, अब इससे इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर, ठीक, n 125 को 4 से भाग करो, तो 4 से भाग करोगे जब, तो ये हो जाएगा 4 से भाग किया 125 को, तो ये हो जाएगा 4 3 12। ठीक, 4 3 12, ये कैंसिल हो गया, फिर 5 आ गया, फिर 4 1 4 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 1 बच गया, यानी ये हो गया हमारा 31 सही 1/4। ठीक, अब n की वैल्यू क्या है, 31 सही 1/4 से तो बड़ी होगी। इसका मतलब हुआ क्या कि n की वैल्यू 31.25 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो 31.25 से बड़ा पहला इंटीजर क्या है, 32। समझ गए, क्योंकि जो n होता है वो पूर्णांक होता है, और पूर्णांक इससे बड़ा क्या हो जाएगा 32। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया 32। इसका 32वां पद जो है वो क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है किसी एपी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अरे बहुत चिंदी सवाल है, देखो क्या है,
लिखा है किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, मतलब A3 और कौन सा तीसरा पद और उसके बाद कौन सा पद जोड़ते हैं, सातवां पद। तो ये किसके बराबर आता है, 6 के। ये हमको दे रखा है। और क्या दे रखा है कि इनका जब गुणा कर देते हो, तीसरे का और सातवें पद का जब गुणा करते हो तो किसके बराबर आता है, 8 का। तो इसके हमें 16 पदों का योग ज्ञात करना है। अरे आओ इसे निपटा देते हैं। होगा क्या, कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना इस एपी के, ठीक, प्रथम पद व सार्वंतर क्रमशः ए व डी हैं। ठीक, हमने माना कि इसके ए व डी जो है, इसके ए पहले प्रथम पद है और डी क्या है, सार्वंतर। अब प्रश्नानुसार अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा है कि तीसरे पद में क्या हो जाएगा, A+2D, और सातवें पद मतलब सातवें पद का योग मतलब A+6D, और ये दोनों मिलके कितने हैं, 6 हैं। अब ए और ए मिलके कितना हो जाएगा, 2A। 6 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 8D, बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे दो कॉमन चाहे, अगर दो कॉमन करना है तो दो कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा A प्लस में हो जाएगा 4D, बराबर में कितना हो जाएगा, 6। अब 2 एक अन्नम 2, 2 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी A+4D बराबर में कितना हो गया, 3। ये मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है सर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है इनका जो मल्टीप्लाई है वो भी कितना है, 8। ठीक, मल्टीप्लाई है क्या, मल्टीप्लाई क्या है, A3 इंटू में A7 जब करते हैं तो ये किसके बराबर है, 8 के। A3 मतलब हो जाएगा A+2D और A7 मतलब हो जाएगा A+6D, और ये किसके बराबर है, 8 के। ठीक है सर। अब यहाँ पे चाहो तो आप समीकरण 1 से A की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करो, या कुछ दिमाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दिमाग। ये टेक्निक आपको सीखनी है। सीखनी क्या है कि A प्लस ये जो 2D लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 4D माइनस 2D। ठीक, 4 में से जब आप 2 घटाओगे, यहाँ पे आप ध्यान देना, करेंगे क्या, यहाँ पे आप ध्यान दो, जब क्या करोगे 4 में से, ठीक, सॉरी ये ऑन कर देगा, जब 4 में से आप क्या घटाओगे, 2, तो कितना बन जाएगा, 2 ही तो रहेगा। बस केवल लिखने का तरीका बदल दिया है। और उसके साथ ये जो 6D लिखा है, 6D को मैं लिखने वाला हूं 4D प्लस में 2D। बस एक फायदे के लिए इतनी कहानी कर रहे हैं, ये कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं चाहूं तो A+4D को साथ कर लूं और यहाँ पे इस A+4D को साथ कर लूं। अभी आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। ठीक, बातें वही लिखी हुई है, बस हमने तोड़ दिया है। यहाँ पे 6D को तोड़ दिया 4D प्लस 2D में, और 2D को तोड़ दिया है 4D माइनस 2D में। अब इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिखने वाला हूं, A+4D। ठीक, अच्छा रहने दो, लिखोगे ही। अब ये बताओ A+4D की वैल्यू अपने पास कितनी है, समीकरण 1 से 3। हम समीकरण 1 से हमने क्या देखा है कि A+4D का मान क्या है, का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में क्या था कि A+4D जो था, A+4D का मान कितना है, 3। तो जहां जहां A+4D हमने बनाया है उसके यहाँ पर क्या रख देंगे, 3। तो अब ये वाला जो समीकरण है पहला, ये कुछ ऐसा दिखेगा, 3 माइनस 2D, और ये दूसरा वाला दिखेगा 3 प्लस 2D, और बराबर में कितना हो गया, 8। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ ये वाली फीलिंग आ रही है, एक ब्रैकेट में A माइनस बी और एक ब्रैकेट में A+B। ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है A² माइनस B² के। तो यही फॉर्मूला यहाँ भी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा A-2D और ये प्लस 3 माइनस 2D और 3 प्लस 2D हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर, और ये बराबर किसके हो गया, 8 के। अब 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 4D का स्क्वायर, D² बराबर कितना हो गया, 8। ठीक, अब यहाँ पे देखो +9 है, राइट में जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो हो जाएगा -4D² इक्वल्स टू 8 माइनस 9। तो यहाँ से -4D² इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बच जाएगा, -1। इस माइनस से वाला माइनस कैंसिल हो गया, सो D² इक्वल्स टू आ गया 1/4। यानी यहाँ से जब आप D निकालोगे तो हो जाएगा √1/4, और यहाँ से D का मान निकल के आएगा ±1/2। इसका मान मतलब D के हमारे पास कितने मान हैं, 2। D के कितने मान हैं, 2, एक +½ और एक -½ हम सबसे पहले D का मान +½ लेके करते हैं। ठीक, हम यहाँ पे D का मान क्या लेके चलते हैं, +1/2। ठीक, हमने ये मान लिया। ठीक, तो हमने माना क्या कि D बराबर क्या है, 1/2 प्लस वाला, माइनस वाला आप करोगे, मैं प्लस वाला करके दिखा रहा हूं। ठीक है, अब होगा क्या, अब समीकरण जो हमारा एक था,
समीकरण 1 में डी का मान रख दो, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है सर। अच्छा, अब होगा क्या, समीकरण 1 में जब आप डी का मान रखोगे तो डी का मान रख दो, समीकरण 1 क्या था, a प्लस 2d इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये शायद, सॉरी मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़ा ही जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। अपन चेक कर लेते हैं, समीकरण 1 a प्लस 4d बराबर 3, a प्लस 4d बराबर 3। तो यहाँ पे आ जाते हैं, समीकरण 1 हमारा था a प्लस 4 इंटू डी के यहाँ पर चिपका देंगे 1/2, और ये बराबर में किसके था, 3 के। तो यहाँ से 2 एक अन्नम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 3, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2, यानी a की वैल्यू आ गई 1। हमारे पास a आ गया है, हमारे पास d आ गया है, हमको कह रहा है कितने पदों का योग निकाल दो, 16। अब इससे सिंपल सवाल क्या बनेगा, यहाँ पे हम लिख देंगे S16 बराबर, ये हो जाएगा 16/2, फिर 2a मतलब 2 इंटू 1 प्लस n यानी 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 1/2, बस खत्म। 16/2 का मतलब कितना हो गया, 8, ये हो गया 2 एक अन्नम 2, प्लस 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 15, और 15 इंटू में है 1/2, ठीक है सर। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले एक स्टेप में हो जाएगा ये 8, 2 प्लस ये हो जाएगा 15/2, ठीक। अब यहाँ पे 8 यहाँ पे करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, प्लस ये हो गया 15, और बटे में कितना आ जाएगा, 2, ठीक। अब ये हो जाएगा कुल मिला के 8, और 15 4 कितना होता है, 19, बटे में कितना हो गया, 2, 2 एक अन्नम 2, 2 चौके 8, तो 19 चौक कितना हो गया, 76, तो सम कितना आ गया, 76 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 76। अब आपको करना क्या है कि डी की वैल्यू एक बार आप माइनस हाफ लेना, और उसके बाद फिर सम निकालना, वो आएगा आपका 20, एक बार निकाल के आप चेक करना। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है, तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी 2.5 मीटर है, तो डंडों को बनाने में कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। चलो क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि एक सीढ़ी है, ठीक, यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है ये 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर का मतलब हो गया कि 250 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे कुछ डंडे लगे होंगे, और हर डंडे के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमको कितनी रखनी है, 25 सेंटीमीटर। पहला डंडा, फिर पहला डंडा दूसरे डंडे के बीच 25 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर दूसरे और तीसरे डंडे के बीच फिर डिस्टेंस कितनी रखी है, 25 सेंटीमीटर। मतलब जो आप सीढ़ी के डंडे होंगे, प्रत्येक डंडे के बीच गैप कितना रखना है, 25 सेंटीमीटर। और उसके बाद सीढ़ी ऐसे संकरी होती जा रही है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब जो निचला डंडा है वो 45 सेंटीमीटर का है, उससे ऊपर वाला कुछ उससे कम हो जाएगा, ऐसे कम होते होते जो टॉप वाला डंडा है, ये आप जो देख रहे हैं, ये कितना बचता है, 25 सेंटीमीटर बचता है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। एक 2.5 मीटर की सीढ़ी है जिसमें 25-25 सेंटीमीटर के गैप पे डंडे लगे हुए हैं, फिर वो डंडा सीढ़ी क्या है, संकरी होती जा रही है ऊपर, नीचे वाला डंडा 45 सेंटीमीटर है, ऊपर वाला डंडा 25 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है कि कितने डंडे लगेंगे और उन डंडों की लंबाई क्या होगी, ठीक है सर। तो हमको बता रहा है कि डंडों की लंबाई कितनी होगी, मतलब जितने डंडे लगेंगे, जैसे 45, इससे अगला वाला कुछ कम होगा वो जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे सारे डंडों की लंबाई जोड़ के लास्ट वाला 25 जोड़ के ये हम बता देंगे कितनी लगनी है। तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए, डंडों की संख्या। क्या पता होना चाहिए, डंडों की संख्या। एक बार जब हमें डंडों की संख्या मिल जाएगी तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है सर। तो अब करेंगे इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये समझो, आप ये समझो डंडे लगेंगे कितने, सीढ़ी की लेंथ कितनी है टोटल, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे सीढ़ी की लंबाई जहां पे डंडे लगे हैं कितनी है, 250 सेंटीमीटर। 2.5 मीटर का मतलब 250 सेंटीमीटर। और प्रत्येक डंडे की, दो क्रमागत डंडों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, क्रमागत डंडों के बीच दूरी ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। टोटल 250 और दो डंडों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अब ये बताना है कितने डंडे लगेंगे, तो मैं इसको एग्जैक्ट बता दूं 11 डंडे लगेंगे, लेकिन आप समझो कैसे, ठीक, आप समझो कैसे। क्योंकि हम क्या करेंगे, इस 250 को किससे भाग कर देंगे, 25 से, तो कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 10।
तो लोगों को लगेगा कितने डंडे लगेंगे, टोटल 10 डंडे। ठीक, लोगों को लगेगा कि कितने डंडे लगेंगे, 10, लेकिन 10 नहीं लगेंगे। आप ऐसे समझो कि आपको एक खूंटी गाड़नी है और उसके बीच में 10 रस्सियां बांधनी है, तो एक, फिर ऐसे दूसरी, फिर अब देखो 2 रस्सी बांधने के लिए कई खूंटी लग गई, 3, खूंटी नंबर 1, खूंटी नंबर 2, खूंटी नंबर 3, ऐसे, फिर खूंटी नंबर 4। अब आपने कितनी रस्सी बांधी, 1 2 3, यानी 3 रस्सी बांधने के लिए कितनी खूंटी लगी, 4 खूंटी लगी। तो वैसे 10 डंडे लगाने, 10 सीढ़ी बनाने के लिए आपको कितने डंडों की आवश्यकता होगी, 11 डंडे। समझ गए? तो यहाँ पे जो हमारे डंडों की संख्या आएगी ये कितनी आएगी, 11। तो ऐसी गलती लोग कर देते हैं, आप ना करें। ठीक, तो यहाँ पे डंडों की संख्या होगी क्या, अब इसको हम फिर से लिखेंगे। डंडों की संख्या हो जाएगी 250/25 और प्लस में 1 एक्स्ट्रा कर देंगे। 25 सेकंड में 25, 25 धामा 250, तो ये हो गया कुल मिला के कितने डंडे हो गए, 11 डंडे। ठीक है सर, अब हमें डंडे मिल गए, अब करना क्या है, बस खत्म सवाल। तो पहला डंडा जो है सबसे बड़ा वो 45 सेंटीमीटर का है, नीचे वाला। उसके बाद अगला मान लेते हैं कुछ x सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 माइनस एक्स। उसके बाद अगला और कम हो जाएगा तो हो जाएगा 45 माइनस 2x। और ऐसे होते 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 लास्ट वाला डंडा हमारा कितना बचता है, 25। और हमें बताना है इनकी लंबाई का योग। तो लंबाई का योग निकालने के लिए इन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 45 प्लस 45 माइनस एक्स प्लस 45 माइनस 2x, और प्लस ऐसे करते करते लास्ट में हमको किसको ऐड कर देना है, 25 को। ये बन रही है हमारी एक एपी। ये क्या बन रही है, एपी, जिसका प्रथम पद कितना है, 25, सॉरी, प्रथम पद कितना है, 45, प्रथम पद कितना है, 45, अंतिम पद इसका कितना है, 25। पदों की संख्या कितनी है, 11। केवल कितने डंडे हैं, 11। समझ गए भैया, 11वां डंडा 25 सेंटीमीटर का है। अच्छा, एपी क्यों है, क्योंकि एक निश्चित लंबाई ही तो घट रही है, एक निश्चित लंबाई घट रही है। तो अगर किसी एपी के प्रत्येक पद में, प्रत्येक अगले पद में पिछले पद से कुछ निश्चित वैल्यू घटती जाती है तो एपी बनती है। बस अब ऐसा हमें पता है, सीधे यहाँ पे निकाल देंगे S11। इसमें तो और इजी फार्मूला होगा, एक फार्मूला होता है n/2, a प्लस एल, प्रथम पद और अंतिम पद, खत्म सवाल। लो, n की वैल्यू कितनी हो गई, 11/2। प्रथम पद कितना है, 45, अंतिम पद कितना है, 25 हो गया। ठीक, अब 45 25 कितना हो जाएगा, 70। तो 11/2 इंटू में ये कितना हो गया, 70। ये 2 एक नम 2 और ये हो जाएगा 35। अब 35 और 11 का गुणा कर दो, 35 और 11 का गुणा करोगे तो 11 25 55 के 5 कैरी आ जाएगा 5, और 11 25 55 के 5 कैरी आ जाएगा 5, 11 23 33 और 5 कितना हो गया, 38। ठीक, तो हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, 385 सेंटीमीटर की लंबाई के डंडों की जरूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। अब आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें। अब हम अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें अगले 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।